देखो भाई, मैथमेटिकल टूल्स का 7वां लेक्चर है अपना, और क्या पढ़ेंगे अभी? इंटीग्रेशन। तो डिफरेंशिएशन हम पढ़ चुके हैं। डिफरेंशिएशन क्या है आपको पता है? डी वाई बाई डी एक्स। क्या था डिफरेंशिएशन? डिफरेंस इन वाई विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंस इन एक्स। डिफरेंशिएशन, डिफरेंस किया था हमने और फिर क्या किया था? डिवाइड। देखो डिफरेंस है दोनों का। जब x में कितना चेंज हुआ, इनिशियली x था, बाद में फाइनल कितना हो गया? x डैश। तो x डैश माइनस x कितना आएगा? dx चेंज। और फिर अगर x चेंज होगा तो y भी चेंज होगा। तो y का चेंज क्या लिखा है मैंने? dy। और फिर इन दोनों को डिवाइड कर दिया, यही तो डिफरेंशिएशन है। ठीक है। क्या कब लिख सकता हूँ मैं ये? y इज ए फंक्शन ऑफ ए x। जब ऐसा हो तब मैं लिख सकता हूँ। ठीक है। तो मैंने बोला है कि ये रिवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन की। डिफरेंशिएशन में सबसे पहले क्या करते हैं हम? बताइए। डिफरेंस, फिर क्या करते हैं? सबट्रैक्ट करते हैं ना। फिर क्या करते हैं? डिवाइड। ठीक है। और इंटीग्रेशन में क्या करते हैं? इसका उल्टा। सबसे पहले क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद क्या होगा? एडिशन। y इज ए फंक्शन ऑफ x। तो ये तो है डिफरेंशिएशन और ये है इंटीग्रेशन। सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऐड कर देंगे। तो बेसिकली 4 ऑपरेशंस होते हैं, प्लस माइनस, आपको पता है, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन। और उन्हीं का यूज़ एक सेपरेट मेथड से करते हैं। तो एक जगह डिफरेंशिएशन बन जाता है और एक जगह इंटीग्रेशन। और मैंने आपको बता ही दिया किन दो का कॉम्बिनेशन डिफरेंशिएशन है और किन दो का कॉम्बिनेशन इंटीग्रेशन है। चीज़ें समझ में? अब इंटीग्रेशन है क्या, कैसे समझे? वैसे तो बता दिया मैंने, कैसे समझेंगे? मैंने अभी भी लिखा y इज ए फंक्शन ऑफ ए x। ठीक है। तो y इंटू क्या करना है? dx। और फिर इन सभी को क्या कर देंगे? इंटीग्रेट। ये जो सिंबल मैंने यूज किया है ये किसका है? इंटीग्रेशन का। ठीक है। सबसे पहले क्या किया आपने? मल्टीप्लिकेशन। ऐसे समझ में नहीं आएगा, एग्जांपल दूंगा। सबसे पहले आपने मल्टीप्लिकेशन और सभी को फिर क्या कर दिया? ऐड, जोड़ दिया है। ठीक है। तो दोनों जहां ऑपरेशंस इकट्ठे शामिल होते हैं वो इंटीग्रेशन है। अभी मैंने देखो एक चीज लिखवाई है, डी वाई बाई डी एक्स। कब? जब y किसका फंक्शन है? x का। आ रहे समझ में? कब? जब y x का फंक्शन है। तो इसी चीज को ध्यान से देखो, डी वाई, इसको उधर ले जाओ, x इंटू डी एक्स। कुछ आया कि नहीं समझ में? x इंटू डी एक्स। और x इंटू डी एक्स क्या देगा आपको? छोटा सा डी वाई। आप क्या चाहते हो? टोटल y, कंप्लीट y। तो क्या कर दो? इंटीग्रेट कर दो। ऐसे आपको क्या मिल जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ x डी एक्स क्या देगा आपको? फुल y, कंप्लीट y। ऐसे समझ लो आप या ऐसे समझ लो। ऐसे समझ में नहीं आया है तो मैं अभी एक एग्जांपल देता हूँ, उससे अच्छे से समझ में आएगा। और फिर इसके टाइप्स देखेंगे कि इंटीग्रेशन कितने टाइप्स का होता है। एक होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन और एक इनडेफिनेट। ठीक है, याद दिलवा देना मेरे को। सबसे पहले देखिए इंटीग्रेशन हम करते ही क्यों हैं? इंटीग्रेशन हमने किया ही क्यों है? मान लीजिए आपने एक ग्राफ देखा हुआ है, 9th में भी देखा था ये आपने, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। एक गाड़ी की वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ आपको दिया हुआ है। और ग्राफ कैसा है? मान लीजिए ऐसा ग्राफ है ये। ठीक है, नहीं है समझ में? वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ये और इसका ग्राफ ऐसा दिया गया है। तो यहाँ से अपने को ग्राफ दिया गया यहाँ तक। तो हमारे को क्या निकालना है? हमारे को मान लीजिए हमारे को यहाँ से यहाँ तक का ग्राफ जो है वो कैलकुलेट करना है। क्या पूछेगा आपको? आपको पूछेगा कि गाड़ी ने यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्प्लेसमेंट किया। ध्यान से सुन लो। व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट या गाड़ी, कार। ठीक है। तो अंडर वीटी ग्राफ के अंडर जो एरिया होगा वो क्या देगा आपको? एरिया अंडर वीटी ग्राफ आपको क्या देगा? क्या देगा? डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी। चीज़ है समझ में? वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर जो एरिया है वो देगा आपको। थोड़ा सा समझाने के लिए क्लियर कर देता हूँ इसको।
अभी आपको दिख रहा है ये एक रेक्टेंगुलर सी शेप बन गई है कुछ, है ना। देखो थोड़ा और अच्छे से समझाता, देखो ये एक रेक्टेंगुलर सी शेप बन गई है थोड़ी सी, है ना। ये टाइम है, ये टाइम और ये वेलोसिटी। तो अगर आप इसका एरिया निकालना चाहते हो, इसका एरिया, तो आप क्या करो, वेलोसिटी इंटू टाइम। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, वेलोसिटी इंटू टाइम करेंगे कब, जब साइड्स आमने सामने की साइड्स क्या हों, इक्वल। आमने सामने की साइड्स इक्वल हों तो आप रेक्टेंगुलर फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, रेक्टेंगल का जो लेंथ इंटू ब्रेथ। कुछ आई चीज़ समझ में। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसमें ये जो दिख रही है आपको आमने सामने की, ये भी इक्वल नहीं है और ये भी इक्वल नहीं है, ये थोड़ी सी ऐसी है टेढ़ी मेढ़ी। तो यूँ देखो आप, न्यूटन ने हमारी कितनी बड़ी प्रॉब्लम को सोल्व कर दिया विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन। कितना मुश्किल था इसका एरिया निकालना, बहुत मुश्किल है ना भाई, ऐसे आप एरिया निकाल ही नहीं सकते। तो हम क्या करेंगे, हम इसको रेक्टेंगल बनाने की सोचेंगे। रेक्टेंगल कैसे, ये जो टाइम है ना, टाइम, इसको आप बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ दो। टाइम का छोटा सा पार्ट्स, बिल्कुल ऐसे बहुत छोटे पॉइंट साइज, लेकिन थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ मैं दिखा रहा के लिए, ताकि आपको दिखने में प्रॉब्लम ना हो। तो ऐसे बहुत सारे पार्ट्स में तोड़ दिया, डी टी डी टी डी टी। एक पार्ट, बहुत छोटा पार्ट क्या है, डी टी, लिख दिया मैंने डी टी, ठीक है। अब आप देखो, अगर आप इसको दो पार्ट्स में तोड़ते, इस टाइम को दो पार्ट्स में तोड़ते सिर्फ, तो अब देखो दो पार्ट्स में तोड़ने पे आपको जो ये जो आमने सामने की जो साइड्स हैं दिख रही हैं आपको, अब ये इतनी कर्वेचर ना होकर के थोड़ी सी, आप थोड़ी सी डिस्टेंस के लिए क्या मान सकते हो, स्ट्रेट मान सकते हो। भाई छोटी सी लेंथ है, ये छोटी सी ब्रेथ है, यूँ मान लो, तो ये ऑलमोस्ट क्या है, स्ट्रेट। अगर अब भी आपका मन नहीं मानता तो क्या करो, इसको और पार्ट्स में तोड़ दो। अब बताओ, अब ये स्ट्रेट ज़्यादा है कि पहले स्ट्रेट ज़्यादा थी, अब और ज़्यादा स्ट्रेट होगी ना, और ज़्यादा पार्ट में तोड़ दी हमने। अब एक और चीज़ देखिए, अब भी आपका मन नहीं भरा है, अगर आपका मन ये नहीं मानता है कि ये रेक्टेंगल है, तो क्या करो, इसको और तोड़ दो, दिख रहा है आपको। अब बताओ, ये जो है ये साइड और ये साइड क्या होगी, ये स्ट्रेट हो गई ना, कुछ चीज़ आई समझ में। तो यहाँ देखो, यहाँ ऐसे करने से डी टी पार्ट्स में जब हमने इसको तोड़ा तो ये वाली साइड और ये वाली साइड ऑलमोस्ट क्या हो गई है, इक्वल। इसलिए हमने इसको बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ करके कैलकुलेट किया है, बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ करके ऐसे कैलकुलेट किया है। समझ में आ रहा है, बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में। क्या करो, यहाँ की वेलोसिटी और ये डी टी टाइम, देखो ये हो गई लेंथ और ये हो गई डी टी क्या हो गई है, ब्रेथ। तो वेलोसिटी इंटू टाइम, टाइम कितना लिया आपने, छोटा सा डी टी, समझ में आया। तो यहाँ का v इंटू डी टी आपको क्या देगा, एरिया देगा ना, वेलोसिटी इंटू टाइम। भाई इस ग्राफ का एरिया तो कैलकुलेट कर रहे हैं, तो छोटा सा एरिया मिल जाएगा जिसके आगे क्या लिख दिया मैंने, डी ए। जब छोटे से टाइम की आप मल्टीप्लिकेशन करते हो यहाँ की वेलोसिटी के साथ, तो छोटा सा रेक्टेंगल मिलेगा आपको, और छोटे से रेक्टेंगल का एरिया जो है क्या है, बहुत छोटा, डी ए। तो ऐसे आपने क्या किया, इसका डी ए निकाल लिया, इसका डी ए, इसका डी ए, सभी का डी ए निकालते चले गए आप। कुछ आया समझ में। यहाँ की वेलोसिटी इंटू डी टी, यहाँ के आगे की वेलोसिटी इंटू डी टी, यहाँ की वेलोसिटी ये, और मल्टीप्लाई बाई डी टी। सभी डी ए आपस में क्या कर दिए, फिर बाद में आपने ऐड कर दिए। कुछ आ रहे समझ में। सबसे पहले आपने क्या किया, ध्यान से देखो, मल्टीप्लिकेशन, और फिर सभी को क्या करना है, जिसको हम मैथमेटिक्स में क्या बोलते हैं, समेशन, लेकिन फिजिक्स में इसका नाम क्या है यहाँ पे, इंटीग्रेशन। इस कैलकुलेशन में समेशन सभी का सम है ना, उसको क्या बोलते हैं, इंटीग्रेट करना। तो वेलोसिटी इंटू डी टी, यहाँ की वेलोसिटी इंटू डी टी, डी ए निकलाया, उस अलग डी ए को फिर अलग डी ए के साथ जोड़ा, सभी डी ए आपस में जुड़ते चले गए, और जब इंटीग्रेशन ये लग जाता है वेलोसिटी इंटू डी टी, सभी को आप जोड़ देते हो, ऐड कर देते हो। तो सबसे पहले आपने क्या किया है, मल्टीप्लिकेशन, और बाद में क्या किया है, एडिशन, और यही क्या बन जाता है, इंटीग्रेशन। चीज़ें समझ में। तो डी ए, अब आप डी ए नहीं लिखोगे क्योंकि आपने इंटीग्रेट कर दिया है। अब इंटीग्रेट करने के बाद क्या है, वेलोसिटी इंटू डी टी।
सभी वेलोसिटी इंटू डी टी को कैलकुलेट करके आपस में जोड़ दिया, डी ए डी ए डी ए, और डी ए डी ए डी ए सभी का एरिया क्या बन गया, टोटल एरिया। और ये टोटल एरिया ही तो चाहिए था अपने को, बताओ आया कि नहीं समझ में। तो ऐसी कॉम्प्लेक्स सी प्रोसेस में जब हमारे को सॉल्यूशन करना है, कोई न्यूमेरिकल है, कोई भी चीज़ है, उसका सॉल्यूशन करना है, तो हमारे को इंटीग्रेशन बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, ठीक है ना। छोटा छोटा एरिया आप कैलकुलेट करो, छोटा छोटा, और फिर सभी को जोड़ दो, यही है इंटीग्रेशन। बस आई समझ में। कितनी बड़ी प्रॉब्लम थी यार, ऐसा एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, लेंथ इनटू ब्रेथ कैसे लगेगा। लेकिन न्यूटन ने इस चीज़ को समझा, इतना जीनियस था वो, इस चीज़ प्रॉब्लम को उसने समझा और उसने कहा छोटे छोटे एरिया कैलकुलेट करेंगे और फिर बाद में सभी को ऐड कर देंगे, टोटल एरिया मिल जाएगा आपको। चीज़ें समझ में। एक और एग्जांपल है, उसकी हेल्प से समझिए। आया समझ में, आया कि नहीं आया, ऐसे, ठीक है। एक और एग्जांपल है, उसकी हेल्प से समझिए आप। आपको फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ दिया है, क्या समझ में आया। एक स्प्रिंग है, एक स्प्रिंग जिसको आपने दबाना है। एक स्प्रिंग को आप दबाओगे, आपको पता है टाइटनेस इसकी बढ़ती चली जाएगी। स्प्रिंग को दबा रहे हो, टाइट हो जाएगा, और दबाओगे और ज़्यादा टाइट हो जाएगा। तो इसका ग्राफ जो अपने को मिलता है वो ग्राफ कैसा है स्प्रिंग का, ये ग्राफ। क्या समझ में आया। पहले आप थोड़ा सा दबा रहे थे, जितना दबा रहे थे उतना फोर्स लगाना पड़ रहा था उसके अकॉर्डिंग। अब जैसे जैसे आप ज़्यादा दबाओगे स्प्रिंग को, फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट कम होगा। कुछ ऐसी समझ में। तो ग्राफ ऐसा मिलता है, यानी कि फोर्स आप इंक्रीज कर रहे हो। देखो ध्यान से, पहले 1 सेंटीमीटर है ये, 1 सेंटीमीटर में आपने मान लीजिए 2 न्यूटन अप्लाई किया था। अब यहाँ पे 1 सेंटीमीटर जो है उसके लिए रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, 1 सेंटीमीटर दबाने के लिए। भाई अगर आपने 1 सेंटीमीटर दबाया इसको, तो पहले तो थोड़े से फोर्स में दब गया था। अब अगर आप 1 सेंटीमीटर और आगे खिसकाना चाहोगे, ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट तो कितना है हर बार 1 सेंटीमीटर, लेकिन फोर्स क्या लगेगा, ज़्यादा। चीज़ समझ में। फोर्स अलग होगा, फोर्स सेम नहीं हर बार। क्या चीज़ है समझ में। यहाँ का फोर्स अलग है, यहाँ तक का फोर्स अलग है, और आपने क्या कैलकुलेट करना है, वर्क डन। तो क्या कैसे कैलकुलेट करोगे, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन कैसे, प्रॉब्लम यह है कि डिस्प्लेसमेंट तो मान लो 1 सेंटीमीटर है, लेकिन फोर्स यहाँ के लिए क्या है 2, यहाँ के लिए 3 न्यूटन, यहाँ के लिए 4। तो कौन सा मल्टीप्लाई करूँ, 2 को मल्टीप्लाई करूँ 1 सेंटीमीटर डिस्प्लेसमेंट के साथ, 5 को मल्टीप्लाई करूँ, 3 को मल्टीप्लाई करूँ, किसको मल्टीप्लाई करूँ। तो क्या चीज़ समझ में आई। इसको भी तोड़ तोड़ के कैलकुलेट करो। इतने का आप क्या निकाल लो, वर्क डन, फिर इतने डिस्टेंस का वर्क डन, फिर इतने डिस्टेंस का वर्क डन, फिर इतने डिस्टेंस का, फिर इतने डिस्टेंस का, यानी कि छोटा सा वर्क डन, यहाँ का छोटा सा वर्क डन, यहाँ का छोटा सा वर्क डन, यहाँ का छोटा सा वर्क डन, डी डब्ल्यू डी डब्ल्यू डी डब्ल्यू। आया समझ में। 1 सेंटीमीटर यहाँ का फोर्स कितना लगा, 1 सेंटीमीटर यहाँ पे फोर्स लगा 3 न्यूटन, 1 सेंटीमीटर यहाँ का डी डब्ल्यू कितना आ जाएगा, 1 सेंटीमीटर फोर्स मल्टीप्लाई करो, यहाँ का कितना लगा मान लीजिए 4 न्यूटन, यहाँ का 1 सेंटीमीटर और यहाँ का फोर्स अलग होगा। तो ऐसे आप छोटे छोटे पार्ट्स में, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के कैलकुलेट करते हो, और फिर बाद में सभी डी डब्ल्यू को ऐड कर देते हो। यही क्या बोला जाता है, इंटीग्रेशन। पूछा है कि नहीं समझ में। अब इस ग्राफ की हेल्प से हमारे को कैलकुलेट करना है क्या, वर्क डन। तो वर्क डन कैलकुलेट करेंगे हम। तो वर्क डन का फॉर्मूला यही है, इसको पार्ट्स में तोड़ देंगे। तो मान लीजिए यहाँ तक का वर्क डन कैलकुलेट करना है, चलो यहाँ तक का करना है अपने, छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ते चले जाओ। आया ना समझ में। छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ते चले जाओ। यहाँ का वर्क डन निकाल लो, यहाँ का डी टी जैसे किया था हमने, डी एक्स 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 डी एक्स, और ऐसे डी डब्ल्यू सारे डी डब्ल्यू जुड़ते चले जाएंगे। चीज़ें समझ में। तो वर्क डन, डी डब्ल्यू वर्क डन, यहाँ का वर्क डन क्या होगा, फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट, छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट के लिए। यहाँ का कितना है फोर्स है 1 न्यूटन, यहाँ की डिस्प्लेसमेंट 1 सेंटीमीटर, है ना। चीज़ समझ में। अगला जो है फोर्स कितना लगा 2 न्यूटन, तो वहाँ की डिस्प्लेसमेंट छोटी सी कितनी है 1 सेंटीमीटर अलग, फिर 3 न्यूटन, फिर अलग डिस्प्लेसमेंट, छोटी छोटी डिस्प्लेसमेंट 1 सेंटीमीटर में, और टोटल कितना ऐसे 100 सेंटीमीटर। कितना किसका है आपने 100 सेंटीमीटर 1 मीटर तक ऐसा मान लो। तो ऐसे डी डब्ल्यू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और फिर सभी को क्या कर दिया आपने, इंटीग्रेट कर दिया है। तो अभी डी डब्ल्यू नहीं लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, कैपिटल डब्ल्यू, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। कुछ चीज़ आई समझ में, कुछ आया कि नहीं आया, ठीक है। हाँ,
अभी इसके टाइप्स देखो, एक तो होता है डेफिनेट और एक होता है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। तो डेफिनेट और इनडेफिनेट में डिफरेंस क्या है भाई? देखो भाई, डेफिनेट एंड इनडेफिनेट, डेफिनेट एंड इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन और इनडेफिनेट, सबसे पहले इनडेफिनेट समझिए फिर डेफिनेट समझ में आ जाएगा। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन क्या है? जैसे वेलोसिटी की एक इक्वेशन दे रखी है 5t² माइनस में 2t, बस ध्यान से देखें। अभी देखो अगर 1 रखोगे तो वेलोसिटी की वैल्यू अलग होगी। वेलोसिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है? टाइम के ऊपर। तो अगर टाइम की वैल्यू आप 1 रखोगे, 2 रखोगे, 3 रखोगे, वैसे वैसे वेलोसिटी की वैल्यू चेंज होगी कि नहीं? मतलब वेलोसिटी यहाँ पे क्या है? इनडेफिनेट, अनिश्चित है। अगर आपने फिर 5 रख ही दिया और उस टाइम पे वेलोसिटी की वैल्यू आ गई मान लीजिए 30, एक एग्जांपल, अगर आपने 5 रख दिया यहाँ पे, फिर वेलोसिटी की वैल्यू इतनी आ गई, अब ये डेफिनेट हुई कि इनडेफिनेट? अब तो डेफिनेट होगी। जब आप इस वैल्यू में, इस इक्वेशन में, एक इक्वेशन जो है ये फॉर्म कैसी है बेटा? इनडेफिनेट, समझ में आएगा। और जब आप इसका सॉल्यूशन कर देते हो तो कैसी है ये? डेफिनेट। यहाँ पे 1 रख देते हो तो 1 रखने से 5 × 1 2 × 1 तो वैल्यू कितनी आ जाती है? 3। तो अब ये क्या हो गया? डेफिनेट। लेकिन ऐसे इक्वेशन है तो इक्वेशन का मतलब वेरिएबल, अगर 1 रखोगे तो वैल्यू v की उसके अकॉर्डिंग आएगी, और 2 रखोगे तो उसके अकॉर्डिंग आएगी, 3 रखोगे तो उसके अकॉर्डिंग अलग अलग वैल्यू आएगी। तो इनडेफिनेट है, अभी कोई निश्चित नहीं है। और जैसे एक निश्चित वैल्यू आ जाती है डेफिनेट बोला जाता है, समझ में आया? अभी देखिए इसमें हम कैसे समझेंगे डेफिनेट का मतलब। इसमें लिमिट्स पुट करते हैं, बोलेगा कि सिर्फ 5 से लेके 7 तक, या फिर बोल दे 2 से लेके 5 तक ही निकालना है, लिमिट रख दी इसने। यानी कि अपने को सिर्फ ये वाला वर्क डन निकालना है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये वाला वर्क डन निकालना है। लिमिट रख दी, लिमिट अब लिमिटेड हो गया है, ये एक लिमिट है कहाँ से कहाँ तक? 2 से 5 तक। तो यहाँ इनिशियल से फाइनल, कुछ आए समझ में? लिमिट कैसे रखेंगे? इनिशियल से फाइनल। इनिशियल कहाँ है? 2 से 5। अब ये लिमिट जहाँ पे आ जाती है ये कैसा है बेटा? कैसा है? डेफिनेट इंटीग्रेशन। लिमिट जहाँ पे आ जाती है, यहाँ पे भी दे दिया ऐसा कि सिर्फ 3 से लेके 6 तक ही कैलकुलेट करना है, 3 से 6 तक। अभी देता हूँ मैं आपको एक इक्वेशन, जैसे यही इक्वेशन आ गई अपने पास, यही इक्वेशन आ गई और कहेगा सिर्फ 3 से लेके 6 तक कैलकुलेट करना है। तो 3 से लेके 6 तक का जो एरिया है वो निकालना है। यहाँ कितना है? यहाँ 0, यहाँ 3 और यहाँ 6, ठीक है। अभी देखो इसका एरिया कैलकुलेट करना है आपने, तो इसका एरिया कैसे आएगा? डी ए क्या आएगा? वेलोसिटी इंटू डी टी, डी ए वेलोसिटी इंटू डी टी। देखो नहीं है समझ में? वेलोसिटी इंटू डी टी क्या देगा आपको? डी ए। और फिर इसको सभी डी ए को आपने ऐड करना है, कहाँ से कहाँ तक लिमिट दे दी? 3 से 6 तक, 3 से 6 तक, ठीक है। आपको वेलोसिटी वाला जो रिलेशन है वो दे रखा है 5t² माइनस में 2t। वेलोसिटी किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? टाइम के ऊपर। जैसे y किसके ऊपर डिपेंड करता है? y इज ए फंक्शन ऑफ x, वैसे ही वेलोसिटी यहाँ पे किसका फंक्शन है? टाइम का। चीज़ है समझ में? तो यहाँ पे वेलोसिटी रखोगे आप तो अभी डी ए इंटीग्रेट करने के बाद टोटल एरिया बन जाता है अपना ऐसे, ठीक है। इंटीग्रेट की लिमिट आ गई इंटीग्रेशन की 5t² माइनस में 2t। इसको इंटीग्रेट कर देंगे 3 से 6 तक। इसका सॉल्यूशन देखो भाई, ठीक है। सॉल्यूशन तो तब आएगा ना आपको जब आपको फॉर्मूले याद होंगे। इंटीग्रेशन कैसे? डिफरेंशिएशन जैसे मैंने बताया था उसकी उल्टी प्रोसेस है। तो आप इसको इंटीग्रेट करोगे, इसको इंटीग्रेट करोगे तो इसको भी इंटीग्रेट करना है। देखो वेलोसिटी इंटू डी टी, समझ में? तो आपको इसको इंटीग्रेट करोगे, फिर इसको ध्यान से देखो, 3 से 6 5t² इंटू डी टी माइनस में 3 से 6 2t इंटू डी टी, ठीक है, 2t इंटू डी टी। तो a इज इक्वल्स टू, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? इसका इंटीग्रेशन होता है 2 की पावर 1 इंक्रीज करो। ध्यान से देखो, डिफरेंशिएशन में क्या था? 1 कम और आगे लिखते थे। तो यहाँ पे मान लो 6 है ताकि अपना कट जाए, दिक्कत ना आए, इसलिए 6 मान लो, अपना कैंसिल हो जाए इसलिए। अब देखो 6t²
तो इसका जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो 6t³ और वही पावर नीचे लिखनी है। एक पावर इंक्रीज करो और वही पावर नीचे। निगेटिव कांस्टेंट को बाहर ले लेते हैं, मैं तो वैसे लिख रहा हूँ। देखो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होगा, 6 वैल्यू क्या है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को यहाँ ले लेंगे। ठीक है, तो कांस्टेंट को बाहर ले लिया जाता है ऐसे, लिमिट्स 3 से 6। और जब इसका इंटीग्रेशन हो जाता है तो ये साइन नहीं लगाना आपने। अब इसका इंटीग्रेशन हो गया है टी का, t² का इंटीग्रेशन क्या होगा, t³/3। अब इसका इंटीग्रेशन हो गया है तो क्या करना है आपने, बॉक्स में बंद करना है और लिमिट्स को एज इट इज रखना है। समझ में, नीचे और ऐसे ऊपर। अब देखो 2 तो बाहर है और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, t⁻2 और डिवाइड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल। अब इसको बॉक्स में रखना है क्योंकि लिमिट्स हैं अपने पास 3 से 6। चीज़ें समझ में। अब देखो देखो ये कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से, 3 से 2 कितना बच जाएगा, 3 से 6 कैंसिल आउट होना है, कितना बच जाएगा 2। अब रखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, फॉर्मूला यही है सोल्व करने का, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यहाँ पे भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इनका क्यूब सोल्व करो, अपने पास आंसर आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। समझ में आ गया। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का मतलब समझ में आया, नहीं आया। अपने को इससे मतलब नहीं है, ध्यान से देखो। आपने क्या किया है, अपर लिमिट रखने का मतलब यानी कि 0 से 6 तक कैलकुलेट कर लिया। ध्यान से देखो, अपर लिमिट रखी आपने 6, इसका मतलब आपने ये सारा कैलकुलेट कर लिया ये वाला, और लोअर लिमिट मतलब 0 से 3 वाला कैलकुलेट कर लिया, और फिर इन दोनों को माइनस कर दिया। एक तो ये पूरा, उसमें से ये वाला माइनस कर दिया, मतलब सिर्फ कितना बच गया है, ये वाला। चीज़ें समझ में। इसका मतलब क्या है, अगर आप अपर लिमिट 6 रख रहे हो, इसका मतलब आपने पूरा ये वाला एरिया कैलकुलेट कर लिया, और लोअर लिमिट 3 मतलब 0 से 3 वाला ये वाला, तो फिर माइनस कर दिया, तो सिर्फ यही तो बचेगा आपके पास। बस यही चीज़ समझनी। तो ऐसा जो इंटीग्रेशन है, ये कैसा इंटीग्रेशन बोला जाएगा बेटा, डेफिनेट इंटीग्रेशन, जहाँ पे लिमिट्स हैं अपने पास। एक डेफिनेट वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी, ये बताओ। निश्चित वैल्यू आएगी इसको सॉल्व करने पे। तो ये जो इंटीग्रेशन है कैसा है, डेफिनेट इंटीग्रेशन। अब इसके कुछ रूल्स हैं वो देखिए, बस 2 मिनट में हो जाएंगे, बहुत इजी रूल हैं, ज़्यादा रूल नहीं है इसमें। फंडामेंटल रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन। देखो भाई, इंटीग्रेशन के 2 और 3 रूल्स इंपॉर्टेंट है, वही करवाऊंगा मैं, जो हमारे को जिनकी नीड है फिजिक्स में। देखिए ध्यान से, हाँ 2 या 3 है इंपॉर्टेंट। अभी देखिए y इज इक्वल्स टू x dx। देखो ध्यान से, डिफ्रेंशिएशन में क्या था, डिफ्रेंशिएशन में था dy/dx। ठीक है, dy/dx था, वहाँ पे x अगर करते थे हम, x का जो y इज ए फंक्शन ऑफ x, तो इसका dy/dx जब हम करते थे तो क्या आता था, एक n जो पावर है इसकी, यहाँ जो पावर है उसको क्या करते थे, 1 सब्ट्रैक्ट करते थे, और वही पावर आगे है सब्ट्रैक्ट करने के बाद। यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे क्या करोगे, सोल्व करते हैं। y इज इक्वल्स टू, इसका इंटीग्रेशन जब आप करोगे तो x की पावर जो n है, यहाँ पे n का मतलब 1 2 3 कुछ भी है, तो n में क्या करोगे आप, 1 ऐड करोगे और वही पावर नीचे, ऐड करने के बाद जो बचेगा वही पावर नीचे। बस यही है इसका इंटीग्रेशन। अगर ऐसा आ जाए y इज इक्वल्स टू एक्स रेज टू पावर 0 इंटू डी एक्स, ध्यान से देख लो भाई, अगर ऐसा आ जाए y की पावर, y जो है y डिपेंड करता है x के ऊपर, और x की पावर कितनी है बेटा, 0, तो आपको पता है यहाँ पे 0 है, तो क्या आएगा इसका इंटीग्रेशन, हाँ, तो इसका इंटीग्रेशन आप करोगे, इसमें पावर 1 जोड़ो, 0 में 1 जोड़ो और वही पावर नीचे x। तुम क्या सोचते हो, किसी की पावर 0, किसी की पावर 0 वो 1 होता है, तुमने बोला 1 ना। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन एक पावर ऐड करो और वही पावर नीचे। आई होप कमाल कर रहे यार तुम, 0 में 1 जोड़िए 1 आएगा कि नहीं, 0 रह जाएगा क्या क्या हो गया, देखो ठीक है। अगर ऐसा आता है तो भी ऐसा। अभी ध्यान से देखिए, अगर यहाँ पे कांस्टेंट है, सेकंड रूल देखिए, y इज इक्वल्स टू
कांस्टेंट x रेज टू पावर n इंटू डी एक्स। अगर ऐसा आपको इंटीग्रेशन मिल जाए, ऐसा करना, कांस्टेंट का मतलब कोई भी कांस्टेंट वैल्यू 5 6 7 8 कुछ भी, तो कांस्टेंट को जीरो नहीं करोगे आप। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता था, यहाँ पे नहीं है, तो क्या करते हैं, किसी भी कांस्टेंट को आप देखोगे उसको बाहर उठा लो एज इट इज। कांस्टेंट को इंटीग्रेशन से बाहर उठा लेते हैं, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होता। x की पावर n इंटू डी एक्स, सिर्फ इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपको पता है, n प्लस 1 और नीचे क्या आ जाएगा, n प्लस 1। आया होगा समझ में? पावर में एक ऐड करो और वही पावर नीचे। जैसे इंटीग्रेशन करो 5x की पावर क्यूब या 4x की पावर क्यूब, इंटीग्रेशन करो तो इसका इंटीग्रेशन होगा 4x की पावर क्यूब इंटू डी एक्स। इंटीग्रेशन हो जाएगा इसका 4x की पावर 4 डिवाइड बाई 4, 4 से 4 कैंसिल, x रेज टू पावर 4, ये इंटीग्रेशन होगा भाई। ठीक है, नेक्स्ट रूल देखिए, थर्ड, y इज इक्वल्स टू यू प्लस वी। अगर ऐसा है, इसका इंटीग्रेशन आपको करना है u प्लस वी या u माइनस वी, मैंने अभी भी समझाया था, तो आपको इसका इंटीग्रेशन अलग से करना पड़ेगा u डी एक्स, प्लस में v का इंटीग्रेशन अलग से करना पड़ेगा भाई। इसका भी इंटीग्रेशन करोगे और इसका भी, समझ में आ गया? जैसे मैंने अभी भी बोला था ना एक क्वेश्चन, हाँ एरिया वाले में, तो यहाँ पे अगर 7x स्क्वायर है, 6x स्क्वायर है, मान लो यहाँ पे है 6x स्क्वायर और प्लस में क्या है 3x, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा भाई, तो इसका भी इंटीग्रेशन करोगे और इसका इंटीग्रेशन करोगे क्या हो जाएगा, 6x क्यूब डिवाइड बाई 3। जब इसका इंटीग्रेशन करोगे कांस्टेंट बाहर आ जाता है और x रेज टू पावर 2 डिवाइड बाई 2, तो ये इंटीग्रेशन होगा 2x क्यूब प्लस में 3/2 x स्क्वायर। चीज़ें समझ में? बस 2 मिनट है रे, कान पर मारो तेरा मैं, जब तक परमिशन नहीं देना उठन की इतना हाल नहीं। देखो भाई, ये कुछ 2 और 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं। अब मैंने बताया था ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस भी अपने पास है, तो ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूले हैं वो क्या होंगे। ट्रिग्नोमेट्री में जैसे इंटीग्रेशन आ गया y इज इक्वल्स टू साइन एक्स डी एक्स, साइन एक्स का इंटीग्रेशन करना है, साइन एक्स का, तो क्या आएगा, नेगेटिव कोस एक्स। याद रख लो रे, याद रख लो, साइन एक्स का इंटीग्रेशन नेगेटिव कोस एक्स होगा। डिफरेंशिएशन में क्या था, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स था, और यहाँ पे उल्टा है, क्या लग जाता है, माइनस कोस एक्स। अगर यहाँ पे आ गया मान लीजिए साइन एन एक्स इंटू डी एक्स, ध्यान से देख लो, एन एक्स इंटू डी एक्स, जब ऐसा आ जाए तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस कोस एक्स अपॉन में एन। नहीं है समझ में? अगर यहाँ पे साइन एक्स एन एक्स है, एन एक्स मतलब 5x, एन कुछ भी हो सकता है 1 2 3 4 5, तो जब इसका डिफरेंशियल इंटीग्रेशन आप करोगे तो क्या हो जाएगा, कोस एक्स अपॉन में एन। इसका देखो साइन एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस कोस एक्स, और जो एन है वो नीचे रखा जाएगा डिवाइड में। क्लियर है? ऐसे ही डिफरेंशिएशन ऑफ कोस एक्स इंटू डी एक्स, सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स डी एक्स क्या होगा, क्या होगा, माइनस साइन या प्लस, बताइए। वेरी गुड, प्लस साइन एक्स। और अगर यहाँ पे कोस एन एक्स है इंटू डी एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, प्लस साइन एक्स अपॉन में एन। ठीक है ना, बस इतना सा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, और एक एक्सपोनेंशियल ई की पावर एक्स का जो डिफरेंशिएशन क्या था, ई की पावर एक्स, तो ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन भी ई की पावर एक्स ही होता है। लॉग एक्स का और बता दूंगा, ई की पावर एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन भाई ई की पावर एक्स ही होता है, याद रख लेना। आपसे पूछ ले कोई ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, ई की पावर एक्स ही होगा। डिफरेंशिएशन क्या होगा इसका, ई की पावर एक्स। और अगर ऐसा है, ध्यान से देखो, एक रूल ऐसा आ सकता है, y इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू पावर माइनस एक्स। ध्यान से देखो, तो ऐसा क्या करोगे भाई, अगर ऐसा आ जाए y इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू पावर -1, क्या आएगा आंसर, x की पावर 0। एक पावर जोड़ो और वही ऐड करो, बस तुम यही जानते हो ना। हाँ नहीं, y इज इक्वल्स टू, आप इसको नीचे ले आओ, ध्यान से देखो, इसको नीचे ले आएंगे, x रेज टू पावर
-1 नीचे आके +1 हो जाएगी इंटू डी एक्स। तो वाई 1/x क्या होता है, 1/x dx क्या होता है, log x। ये होता है इसका इंटीग्रेशन भाई, ठीक है समझ में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बता दी। इंटीग्रेशन इज कंप्लीट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।